अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर का 11th लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 12 है और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स। एक तो हम कवर करेंगे कूलम्स लॉ को और दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन चार्जेस को जो कि होते हैं इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो वो चार्जेस जो कि रेस्ट में हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो किस तरह से फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ये हमें बताता है कूलम्स लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कूलम्स लॉ ही है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को देख लो कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो कूलम लॉ की इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें एक बात पता लग रही है कि हर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो। भाई अगर सेम चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कूलम्स लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर चार्जेस। यानी कि अगर वो जो दोनों चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, और अगर उनका मैग्नीट्यूड कम है तो उनके दरमियान में जो फोर्स होगी, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्जन हो, वो होगी कुछ कम। और इसी लॉ का जो सेकेंड पार्ट है वो हमें बताता है कि इसका कैसा रिलेशन है, इस फोर्स का रिलेशन कैसा है डिस्टेंस के साथ। तो याद रखो ये जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये है कि अगर हम दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को बढ़ाएं तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन उसका भी रिलेशन लीनियर नहीं है, बल्कि हम कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस को हाफ करता हूं, ठीक है, तो अगर लीनियर रिलेशन होता तो फोर्स डबल हो जाती, लेकिन वो डबल नहीं होगी, वो हाफ करने की वजह से जो हमारे फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। और 4 टाइम्स कम करने की वजह से 4 का स्क्वायर यानी कि फोर्स जो है वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जो रिलेशन है वो यही बात समझाता है। अब इसी को मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो हमने दो चार्जेस कंसिडर करे, एक है चार्ज Q1, दूसरा है चार्ज Q2, और दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं बराबर है R के, ठीक है। इस लॉ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, और दोनों में से किसी एक पे भी जो अप्लाई हो रही हो, और उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। जो फोर्स है हमने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा तो इक्वल का साइन आएगा और आएगा कांस्टेंट, और यहां पर आने वाला जो कांस्टेंट है वो है कांस्टेंट K। अब ये जो कांस्टेंट K नजर आ रहा है, ये कांस्टेंट K डिपेंड किस पर करता है? तो याद रखो ये जो कांस्टेंट है K, ये डिपेंड करता है उन चार्जेस के दरमियान में मीडियम पर, कि मीडियम कैसा है, क्या मीडियम सपोर्टिव है, क्या मीडियम सपोर्टिव नहीं है, तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा इसी के ऊपर। और ये जो वैल्यू है K की फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, अगर स्पेस के लिए बात करें तो K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की अपनी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम इस K की वैल्यू को रख दें इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि वैल्यू नजर आ रही है K की, और वो उसके साथ साथ आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और याद रखो जो एप्सिलॉन नॉट है ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10 रेज टू द पावर -12। अच्छा, अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस ही मौजूद हो, कभी कोई और मीडियम भी हो सकता है। तो अगर दो चार्जेस के दरमियान में कोई और मीडियम मौजूद है तो ऐसी सूरत में कूलम्स लॉ में क्या डिफरेंस आएगा उस पर भी एक नजर डाल लो। तो अगर कोई और मीडियम है फ्री स्पेस के अलावा, तो जो हमें पता है कि K तो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन K हो जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन है वो डिपेंड करेगा दो चीजों के प्रोडक्ट पे, एक है एप्सिलॉन नॉट और दूसरा है एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट तो पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, लेकिन जो एप्सिलॉन R है ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो अगर हम K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट करें
तो एफ डैश का नाम दे देते हैं फोर्स को, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन की वैल्यू आ सकती है क्योंकि वो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। एप्सिलॉन नॉट जो कि है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर उस मीडियम की प्रॉपर्टी। तो ये जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी जगह पे हम सिर्फ लिख सकते हैं F और बच जाएगा अपॉन में सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन R। तो अगर उन्हीं दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स पता करनी है किसी और मीडियम में, तो क्या करो, फ्री स्पेस में फोर्स पता करो और उसको डिवाइड करा दो एप्सिलॉन R यानी कि उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, तो हमें फोर्स मिल जाएगी जिसको हमने नाम दिया है यहां पर F डैश। सेकेंड टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के गिर्द एक ऐसी जगह है। याद रखो अगर एक चार्ज मौजूद है तो उसके अराउंड जो स्पेस है, चाहे वो z एक्सिस हो पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो y एक्सिस हो पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो x एक्सिस हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो थ्रू आउट उसके अराउंड एक ऐसी स्पेस होती है जहां तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, और उसी जगह को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। The region around a charged body in which another charge experiences electric force is called electric field। जैसा कि फिगर में नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है Q और उसके अराउंड एक जगह बनी हुई है। तो अगर कोई चार्ज इस स्पेस के अंदर होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, जो कि हो सकती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को सही तरह से समझना है तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो डिफाइन कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is the force experienced by a positive test charge. If a test charge experiences a force F, then intensity of the electric field is given by E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। एक टेस्ट चार्ज पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी फोर्स अप्लाई होती है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी एक चार्ज पर। अच्छा, अब ये टेस्ट चार्ज क्या भला है, इसके बारे में समझ लो। ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर मैं एक चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं तो जरूरी है कि जो दूसरा चार्ज है वो कोई फोर्स अप्लाई ना करे या ना होने के बराबर की फोर्स अप्लाई करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आवाज की सही इंटेंसिटी को मेजर करना है तो उसके लिए जरूरी है मेरे इर्द गिर्द खामोशी का होना। अगर मेरी आवाज भी है और कोई दूसरी आवाज भी है तो मेरी आवाज की सही इंटेंसिटी को नहीं नापा जा सकता, ठीक है ना। अगर आपको एक बल्ब की सही इंटेंसिटी नापनी है तो उसके इर्द गिर्द कोई और बल्ब नहीं होना चाहिए, कोई और सोर्स ऑफ लाइट नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह के चार्ज के मामले में भी है कि अगर एक चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सही से नापनी है तो जो दूसरा चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है या फोर्स है वो ना होने के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो Q नॉट है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है अवे अगर चार्जेस पॉजिटिव हो, और होती है टुवर्ड्स द चार्ज अगर वो नेगेटिव हो। और जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो है न्यूटन पर कूलम। ये एक जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। बट अगर हम मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरह से मालूम की जाएगी। कंसिडर कर लेते हैं एक चार्ज है Q जिसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करनी है, और टेस्ट चार्ज वो Q नॉट है, और दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है बराबर R के। तो अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो क्या बनी, हमने फोर्स की वैल्यू में पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्योंकि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर। अगर एक चार्ज Q1 Q2 था तो हमने Q1 Q2 लिखा था, लेकिन इस केस में जो चार्ज है वो है Q और Q नॉट, और डिस्टेंस तो खैर R ही है तो हम R स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन चार्जेस की जगह पे आ जाएगा Q और Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q नॉट ड्यू टू Q इज गिवन बाय, हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू पुट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है मेजर, मतलब अगर फ्री स्पेस में बात करें, एक तो डिपेंड करता है कि वो चार्ज जिसकी हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ज्यादा।
और दूसरा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। अगर दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो आज के लिए काफ़ी है इतना। हम लोगों ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी टॉपिक को डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। जो भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हो हमेशा की तरह कमेंट्स के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। आज के लिए काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।